हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय थ्योरी ऑफ फिलिप्स कर्व की विवेचना करने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ फिलिप्स कर्व का सिद्धांत ब्रिटिश अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 100 वर्ष के आंकड़ों को एकत्र करके अनुभवजन्य एक जांच की। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मौद्रिक मजदूरी की दरों और बेरोजगारी की दर के मध्य क्या संबंध पाया जाता है। इस हेतु उन्होंने एक पेपर का पब्लिकेशन किया। उस लेख में जो कि उन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के 1861 से 1957 के मध्य आंकड़ों को लेकर के देने का प्रयास किया। उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था 1958 में, द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट्स इन द यूनाइटेड किंगडम, जिसकी अवधि उन्होंने 1861 से 1957 की ली और 1958 में इस लेख का प्रकाशन किया। और यह पाया आनुभविक प्रमाणों के आधार पर कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इस विपरीत संबंध की विवेचना उन्होंने इन अर्थों में की कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है। इस ट्रेड ऑफ के कारण बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत ऊंची दर के रूप में कीमत अदा करनी होती है, और यदि मुद्रास्फीति की दर को हम कम करना चाहते हैं तो बेरोजगारी की ऊंची दर को स्वीकार करना होता है। अतः यह ट्रेड ऑफ नीति निर्माताओं के लिए एक दुविधा उत्पन्न कर देता है कि क्या वह कम बेरोजगारी के साथ अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति का दर का चुनाव करें अथवा निम्न मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी की अपेक्षाकृत अधिकतम या उच्चतम दर का चुनाव करें। इस तथ्य की व्याख्या जिस वक्र के द्वारा फिलिप्स ने की, उसे ही हम फिलिप्स वक्र अथवा फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। यदि हम इसकी चित्रीय व्याख्या करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमने वर्टिकल एक्सिस पर इन्फ्लेशन रेट को मेज़र किया है और क्षैतिज अक्ष के ऊपर बेरोजगारी की दर को ले रहे हैं। फिलिप्स वक्र जो हमें प्राप्त होता है दोनों ही वेरिएबल्स को लेने से, वो डाउनवर्ड स्लोप प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि हम बेरोजगारी की दरों में अर्थव्यवस्था में कमी करना चाहते हैं तो हमें अपेक्षाकृत ऊंची मुद्रास्फीति की दरों को स्वीकार करना होगा, और यदि हम अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर कम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें बेरोजगारी की ऊंची दर को स्वीकार करना होगा। ऐसा फिलिप्स के द्वारा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर अनुभवजन्य प्रमाण को प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर उन्होंने यह कहा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन्फ्लेशन रेट और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। और उन आंकड़ों को जब फिलिप्स ने ग्राफ में प्लॉट किया तो जो कर्व प्राप्त हुआ वो डाउनवर्ड स्लोप प्राप्त हुआ, और यह विवेचना करता था कि दोनों ही वेरिएबल्स के मध्य जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। और ऐसा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
काफ़ी लंबे समय तक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पाया गया कि फ़िलिप्स कर्व की जो विवेचना फ़िलिप्स के द्वारा की गई है वह अर्थव्यवस्था में क्रियान्वित हो रही है। क्योंकि यदि अर्थव्यवस्थाओं में हम बेरोज़गारी की दरों को कम करते हैं तो ऊंची कीमत स्तरों को स्वीकार करना होगा, और यदि कीमत स्तर को नीचा चाहते हैं तो बेरोज़गारी की ऊंची दर को स्वीकार करना होगा। काफ़ी लंबे समय तक अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह की क्रियान्विति पाई गई, परंतु 1970 के पश्चात फ़िलिप्स जो वक्र था वो अपनी विश्वसनीयता खो गया, क्योंकि जो ट्रेड ऑफ था वो ट्रेड ऑफ ख़त्म हो गया। अर्थात मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी की दर में विपरीत स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। 1970 के दशक के अंतर्गत ये ट्रेड ऑफ जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बेरोज़गारी की दर के साथ साथ इन्फ्लेशन में भी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। अर्थात 1970 के पश्चात विश्व अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोज़गारी की दर भी बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ती है, अर्थात दोनों ही चरों में सीधा संबंध पाया जाता है। ये ट्रेड ऑफ जो कि फ़िलिप्स मान के चलते थे कि दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, 1970 के दशक के पश्चात में ख़त्म होना शुरू हो गया था। ऐसा होने के कारण ये माना गया कि फ़िलिप्स को अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है और उसका औचित्य अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स ने इस बात को भी बताया कि दीर्घकाल के अंतर्गत ये ट्रेड ऑफ ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह ये स्पष्ट करते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक प्राकृतिक बेरोज़गारी की दर पाई जाती है। वह प्राकृतिक बेरोज़गारी की दर बहुत ऊंची दर होती है, जहां पर हम मान करके चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी की स्थिति काफ़ी ऊंची पाई जाती है। तब उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दीर्घकाल के अंतर्गत जो सप्लाई कर्व प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था में, एग्रीगेट सप्लाई कर्व प्राप्त होता है साधनों का या रोज़गार की पूर्ति का, वह डाउनवर्ड होने की बजाय बेलोज़दार प्रकृति का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जिसको मैं आपको सामान्य भाषा में स्पष्ट करना चाह रही हूँ, कि मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स ये कहते थे, अर्थशास्त्री ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब बेरोज़गारी की दर ऊंची पाई जाती है तो उसको कम करने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय नीतियों को अपनाया जाता है। विस्तारवादी राजकोषीय नीतियों के परिणाम स्वरूप सरकारी व्यय में वृद्धि होती है, और जब सरकारी व्ययों में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मांग बढ़ती है। उत्पादन की मांग बढ़ती है तो उत्पादकों के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाता है, और उत्पादन बढ़ाने के कारण उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि होती है। जब उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि होती है तो श्रमिकों के द्वारा मौद्रिक मजदूरी की दरों में वृद्धि का आह्वान किया जाता है, और उनकी मौद्रिक मजदूरों की दरें जब बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ प्रोड्यूसर की लागत बढ़ती है, और जब प्रोड्यूसर की लागत बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो मजदूर एक मौद्रिक भ्रम में जीता है, श्रमिक, कि उसकी मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई है इसलिए वह काम के घंटे अपने बढ़ा रहा है, परंतु वास्तव में कीमतों में वृद्धि के कारण उसकी मौद्रिक मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती जिस अनुपात में अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती जाती हैं। परिणाम स्वरूप उसकी वास्तविक मजदूरी की दरें जो होती हैं वो कम होने लगती हैं, और जब उसका ये इल्यूज़न या भ्रम टूटता है तो वह अपनी श्रम की सप्लाई को कम करता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर्स के द्वारा भी मौद्रिक मजदूरियां बढ़ने के कारण श्रम की मांग में कमी की जाती है। परिणाम स्वरूप बेरोज़गारी का जो स्तर है वो कम होने की बजाय वापस अपने पूर्व प्राकृतिक बेरोज़गारी की दर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन श्रम की पूर्ति या श्रमिकों की जो इनपुट्स की पूर्ति होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, जिसके कारण दीर्घकाल के अंतर्गत फ़िलिप्स वक्र की आकृति जो हमें प्राप्त होती है वो लंबवत रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह पाया गया कि 70 के दशक के पश्चात फ़िलिप्स वक्र की अपनी जो वैधता थी वो ख़त्म हो गई, और फ्रीडमैन और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स के द्वारा
फिलिप्स वक्र को चुनौती के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत किया गया। अतः दीर्घकालीन जो हमें फिलिप्स वक्र प्राप्त होता है वो बेरोजगार प्रकृति की समग्र पूर्ति की विवेचना करता है, जहाँ पर कीमतें तो बढ़ती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन बेरोजगारी का स्तर जो है वो स्थिर पाया जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम फिलिप्स वक्र की विवेचना कर सकते हैं।